आज हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश मांडू के अंदर स्थित उजाला बावड़ी को देखने के लिए। तकरीबन 4 मंजिला गहरी तल में बनी बावड़ी, न जाने कितनी गहरी होगी। बारिश हो या ना हो, इस बावड़ी का जो पानी है वो कभी भी नहीं सूखता है और इस पानी को फिल्टर करके रखने की उनके पास में नेचुरल पद्धति होती थी। इसी दरवाजे को कहा जाता है दिल्ली दरवाजा। और ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो राजा भोज के वक्त का कंस्ट्रक्शन है और नीचे की तरफ में एक कमरा बना हुआ है, जिससे कि ना ये पता लगता है कि ये 2 मंजिला इमारत होगी। नीचे जाने के लिए विशेष तौर पर एक गुप्त रास्ता बना होगा, ऊपर से इसको ऐसे बंद कर दिया जाता होगा। इसे कहा जाता है सराय कोटड़ी, जिसमें सैनिक रुका करते होंगे। पुराने वक्त की बनी हुई पानी के स्टोर को रखने के लिए एक और बावड़ी जो नीचे से पूरी एक महल नुमा हमें दिखाई मालूम पड़ती है। जो राहगीर लोग यहाँ पर आते होंगे और पानी को पीने के बाद में जब उनका सफर अधूरा रह जाता होगा तो इसी स्थान पर बैठकर शायद वो कुछ देर विश्राम किया करते होंगे। 1200 कुएं, बावड़ी और 40 बड़े तालाबों के अंदर पानी को संरक्षित रखते थे पहाड़ के ऊपर, जो तकरीबन 635 मीटर ऊंचाई पर है। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश मांडू के अंदर स्थित उजाला बावड़ी को देखने के लिए। और बावड़ी का अर्थ यही हुआ करता था कि पहले के समय में राजा लोग अपनी प्रजा के लिए पानी को संरक्षित रखा करते थे इस प्रकार की बावड़ियों में। और इनके अंदर उतरने का जो मार्ग है वो सीढ़ी का हुआ करता था। बैठने के लिए इस प्रकार के छोटे गोखे बने रहते थे, अंदर की तरफ आर्चेस बनी रहती थी। और आज के वक्त में भी इस बावड़ी के अंदर हमें पानी दिखाई दे रहा है। और ऐसा बताते हैं कि बारिश हो या ना हो, इस बावड़ी का जो पानी है वो कभी भी नहीं सूखता है। इस बावड़ी की शेप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी शेप के साथ में बनी हुई ये बावड़ी प्राचीन इमारतों की श्रृंखला में शामिल है। आज भी पानी में मछलियां तैर रही हैं और इसकी कनेक्टिविटी आसपास के तालाबों से इंटरनल ही की गई है। तकरीबन 4 मंजिला गहरी तल में बनी बावड़ी, न जाने कितनी गहरी होगी। ऊपर वाले हिस्से में एक राजपूताना छतरी बनी हुई है और बताते हैं कि यहाँ पर इन बावड़ियों का जो निर्माण है वो परमार राजाओं ने 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में करवा दिया था। और उन्हें पता था कि बारिश के पानी को संरक्षित कैसे रखा जाता है और इस पानी को फिल्टर करके रखने की उनके पास में नेचुरल पद्धति होती थी। जो पानी के अंदर बारिश के बहाव के साथ में बहकर आया हुआ जो कचरा होता था वो बाहर की तरफ रह जाता था। आज के वक्त में भी देखेंगे आप दोस्तों, तो जो कचरा है ना वो एक तरफ है और बावड़ी का जो साफ सुथरा पानी है वो एक तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी जो इंटरनल इन लोगों की टेक्नोलॉजी जो बनाई गई है ना, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान कर देगी। और इस बावड़ी में उतरने के लिए और जाने के लिए इस प्रकार से काफ़ी सारे स्टेप्स बनाए गए हैं। पीछे की तरफ बना हुआ है दोस्तों गदा शाह का बहुत पुरानी जो एक दुकान है, जो सबसे बड़ा व्यापारी हुआ करता था, उसको देखते हैं। राजा भोज के समय का बना हुआ वो किला, जिसमें जाने के लिए दिल्ली दरवाजा सबसे प्रमुख हुआ करता था और वो यही रास्ता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो प्राचीर दिखाई दे रही है ये 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में निर्मित परमार राजाओं की ही निशानियां हैं। ऊपर की तरफ इस किले के कंगूरे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। और आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो पूरा ये मेन रास्ता था वो तकरीबन 60 से 100 फीट चौड़ा बना हुआ था। और इस सामने वाली पहाड़ी के ऊपर बहुत सारे पुराने वक्त के आपको महल दिखाई दे रहे हैं, छतरियां दिखाई दे रही हैं और कुछ मकबरे दिखाई दे रहे हैं और कुछ पुराने दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये पूरा जो हिस्सा है मध्य प्रदेश धार जिले के मांडू में स्थित है। और आज हम देखने वाले हैं राजा भोज के द्वारा निर्मित ये रास्ता, जिस पर एक वक्त पहले हाथी, घोड़े, सैनिक और राजा राजघराने परिवार के रजवाड़े के लोग इस किले में प्रवेश किया करते थे, जिसका मुख्य द्वार, मुख्य जो रास्ता है वो यही हुआ करता था, जिसको समय ने काफ़ी बदल के रख दिया। खिलजियों ने और गौरी शासकों ने यहाँ पर अपनी पहचान छोड़ी है। सामने वाले हिस्से में 2 वक्त की मिक्सचर जो आपको इमारत है दिखाई देती है और इसी दरवाजे को कहा जाता है दिल्ली दरवाज़ा। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, दरवाजे की जो चौड़ाई है वो कम होती चली जाएगी। ऊपर की तरफ तोरण द्वार बना है, जिसपे थोड़ा बहुत आपको नीले रंग की टाइलिंग का काम दिखाई दे रहा है। जो यहाँ के गयासुद्दीन खिलजी और दिलावर खां गौरी जैसे जो शासक थे 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में,
उनकी निर्माण शैली साफ तौर पर हमें देखने को मिलती है। और ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो राजा भोज के वक्त का कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे जो काले पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहीं के प्राकृतिक संपदा को इस्तेमाल किया उन राजाओं ने। और नीचे वाले पत्थर देखो बिल्कुल प्लेन हो चुके हैं दोस्तों चल चल के। और इस प्रकार से ये जो पत्थर है ये छैनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ कर एक सीक्वेंस यहाँ बनाई गई थी। कितना ऊंचा बड़ा दरवाज़ा है, जिससे आप यहाँ के राजा की प्रजा का अनुमान लगा सकते हैं कि एक वक्त पहले मांडू के इस क्षेत्र में 9 लाख की जनसंख्या रहा करती थी। और उस समय दिल्ली की जनसंख्या मात्र 1 से 2 लाख थी। तो मांडू का ये वाला जो क्षेत्र है वो पहले से ही फल फूल रहा था और आसपास की रियासतें डरा करती थी मांडू के इस क्षेत्र के राजाओं से लड़ाई करने के लिए। लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद में यहाँ पर खिलजियों ने जब अपना शासन किया, अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, सबसे पहला आक्रमण मालवा के ऊपर उन्होंने किया था। 1290 से लेकर 1296 का उनका शासनकाल था। और 1305 के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपने अधीन कर लिया था। और यहाँ पर वक्त बदला, तुगलकों का शासन आया और गयासुद्दीन तुगलक ने इस स्थान पर दिलावर खां गौरी को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। और उसके बाद में गौरी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इस स्थान को उन्होंने स्वतंत्र घोषित किया। और फिर बाद के समय में दिलावर खां गौरी का जो बेटा था होशंग शाह गौरी, जिसने अपने बाप को मार दिया था राजगद्दी के लिए और मालवा के इस क्षेत्र का वो स्वतंत्र राजा बन गया था। बाद में मोहम्मद शाह प्रथम आया और उसका जो बेटा था गयासुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत करी। फिर बाद में मोहम्मद शाह द्वितीय आया। और इसी प्रकार से जो कड़ी है वो चलती रही। मुगलों का यहाँ पर आगमन हुआ। कुछ समय के लिए इस स्थान पर हुमायूं ने अपना शासन किया। शेरशाह सूरी ने भी एक व्यक्ति हैं उनको यहाँ की जागीरदार सौंपी। और बाद के वक्त में जो बहुत ज़्यादा विख्यात बाज बहादुर नाम के जो शासक है, जिनकी अमर प्रेम कथा यहाँ पे विख्यात है, वो सब इतिहास यहीं से जुड़ा हुआ है। तो ये है दिल्ली दरवाज़ा मुख्य प्रवेश। और यहीं पर पुराने वक्त में एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। बाहर की तरफ एक बोर्ड भी लगा हुआ है, दिल्ली दरवाज़ा है। और यहाँ से दोस्तों अंदर जाने का रास्ता है इस पूरे मांडू को घूमने के लिए। चलते हैं अब आगे की तरफ। दूसरी तरफ में जो लंबी यहाँ पे गैलरी बनी थी, यहाँ पर भी जो राजा रानी उनके विशेष मंत्री लोग अपने परिवार के साथ में आते होंगे ना, तो वो आवश्यक तौर पे यहीं रुकते होंगे। और इसके अंदर के हिस्से को भी हम थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं कि आज के समय में क्या कुछ अवशेष मात्र यहाँ पर बचे हुए हैं। देखेंगे बिल्कुल एक लंबी सपाट गैलरी बनी हुई है। सामने की तरफ इतनी सारी खिड़कियाँ इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि चारों दिशाओं से ये जो है हवा नुमा रहे और पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की तरफ आने वाली जो हवाएं हैं वो सीधे तौर पर इसके अंदर आ सकें। और ऊपरी भाग के अंदर यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है ना वो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। और इसके ऊपर की जो गोल गुमटी बनी होगी ना, उनके ऊपर विशेष अलग अलग डिज़ाइंस यहाँ पर बने हुए हैं। तो हवा का, डिज़ाइन का और रोशनी का यहाँ पे पूरा प्रबंध किया गया था। और दोस्तों इस हिस्से को आज के समय में हम उस वक्त एक शाही इमारत की नज़र से देख सकते हैं। परमार राजाओं का बारिश के समय में रुकने के लिए एक सराय के रूप में इस स्थान का इस्तेमाल किया जाता था। और आज के समय में केवल इसके द्वार जैसी बनी हुई शेप और अंदर जाने के कुछ कमरे बने हुए हैं, जिसमें एक लंबी सी गैलरी दिखाई देगी। बाहर का जो हिस्सा था, परिसर था, उसकी छत के समेत सारा जो भाग है वो टूट चुका है। और ऐसा बताते हैं कि 16वीं शताब्दी के वक्त में इसको पुनर्निर्मित किया गया था। यहाँ पर जो भग्नावशेष पड़े हुए हैं ये दोस्तों 8 से लेकर 13वीं शताब्दी के वक्त के ही बताए जाते हैं। मुख्य तौर पर इसका जो मेन परिसर था वो ये वाला हुआ करता था। और परमार राजाओं का जो पूरा यहाँ पे साम्राज्य बसा, तो साम्राज्य के ही आज अवशेष देख सकते हैं। काले जो पहाड़ी पत्थरें दिखाई दे रही है इसी पहाड़ के हैं। और काफ़ी सारी इमारतें जो हैं वो आसपास में फैली हुई है। वैसे तो आज के वक्त में इस स्थान को चिश्ती खां के मकबरे के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई कब्र है ना ही किसी के दफन होने के कुछ भी हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जो कुछ भी है दोस्तों वो पुराने वक्त की इमारतों के सबूत है, जिससे ये पता लगता है कि बारिश के वक्त में या फिर मानसून के समय में यहाँ से बाहर के व्यू का एक अलग ही आनंदित समारोह बनता होगा, जिसका
जिसका नज़ारा हम इस प्रकार की आर्च के अंदर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले जब हम इस आर्च के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को इस आर्च के उल्टे वाले हाथ में नीचे जाने का एक तहखाना दिखाई देगा, जिसमें सीढ़ियां आज के वक्त में भी बनी हुई हैं। और दोस्तों काफ़ी नीचे है फर्स्ट जो स्टेप है, और नीचे की तरफ में एक कमरा बना हुआ है, जिससे कि ना ये पता लगता है कि ये 2 मंजिला इमारत होगी। नीचे जाने के लिए विशेष तौर पर एक गुप्त रास्ता बना होगा, ऊपर से इसको ऐसे बंद कर दिया जाता होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की सुंदरता क्या है और क्यों इसको वर्षा ऋतु के लिए बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों, सामने की पहाड़ और यहाँ का नज़ारा, ग्रीनरी, यानी कि मॉनसून के वक्त में कितना बेहतरीन बन जाता है मांडू का ये वाला हिस्सा। सामने मांडू का जल महल भी हमें थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, और उसके सामने बने हुए जामा मस्जिद वाले जो भाग है वो भी हम यहीं से थोड़े बहुत देख पा रहे हैं। और इस तरफ से हम नीचे की तरफ का जो पूरा खाई वाला भाग है या फिर मांडू के जंगल वाला जो हिस्सा है वो देख पा रहे हैं। तो एक हवा महल के रूप में इस स्थान को इस्तेमाल में लाया जाता होगा। और ऊपरी हिस्से में आपको वही नीले रंग की ग्लेन स्टाइलिंग का जो काम है बाद के वक्त में किया गया वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, यानी कि पुरानी इमारत को एक नया रूप देने की यहाँ पे कोशिश की गई होगी बाद के जो खिलजी और गौरी शासक आए थे। सामने वाला कंस्ट्रक्शन बेहद ही प्यारा और खंडर में तब्दील यहाँ का चिश्ती खान का मकबरा आज हम देख रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों सराय कोटड़ी पर, यानी कि सैनिकों के रुकने का वो स्थान जिसके अंदर आपको इस प्रकार के 9 मेहराबदार दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। पुरानी इमारत है जिसमें सैनिक रुका करते होंगे, और साफ पता लगता है कि ये जो स्थान होगा वो जब राजा लोग यहाँ से आगे वाले हिस्से में जाते होंगे ना, तो उनकी सेवा पानी करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए सैनिकों के रुकने का एक स्थान रहा होगा, जिसे आज हम देख पा रहे हैं। इसे कहा जाता है सराय कोटड़ी। और यहाँ पर उन सैनिकों का एक जो जत्था था वो बैठा करता होगा, हथियार बंद वो रहते होंगे। कमरों की जो आकृति है वो तकरीबन 8 फीट ऊंचे दरवाजे बने हुए हैं, और 10 बाय 10 के कमरे अंदर से हमें देखने को मिलते हैं। 15वीं-16वीं शताब्दी के समय में इस निर्माण शैली को हम आज देख पा रहे हैं। अंधेरी बावड़ी, जैसा इसका नाम वैसी ही इसकी वास्तुकला। देखेंगे दोस्तों, पुराने वक्त की बनी हुई पानी के स्टोर को रखने के लिए एक और बावड़ी जो नीचे से पूरी एक महल नुमा हमें दिखाई मालूम पड़ती है, आज भी लोग इस पानी को इस्तेमाल में करते हैं। और बावड़ी की जो शेप है वो तकरीबन 3 मंजिला धरातल के अंदर बनी हुई है। नीचे उतरने के रास्ते भी हैं जो आज के वक्त में बंद हैं, और इस बावड़ी का निर्माण परमार राजाओं के वक्त में ही करवाया गया था। और दोस्तों, पानी खींचने के लिए रस्सी डाली जाती थी, इस प्रकार का व्हील लगा रहता था जिसका प्रयोग इस रस्सी को खींचने के लिए किया जाता था। अब इसका नाम है दोस्तों अंधेरी बावड़ी, जिसकी पहचान होगी इसके नीचे वाले हिस्से को देखने के बाद में। 6-2 आर्चेस के साथ में बनी हुई अंधेरी बावड़ी का नीचे वाला जो हिस्सा है वो आज हमें एक विश्राम स्थली के जैसा दिखाई पड़ता है, यानी कि जो राहगीर लोग यहाँ पर आते होंगे और पानी को पीने के बाद में जब उनका सफ़र अधूरा रह जाता होगा तो इसी स्थान पर बैठकर शायद वो कुछ देर विश्राम किया करते होंगे। और इसका जो नाम है वो अंधेरी बावड़ी इसकी वजह से पड़ा होगा कि यहाँ पर अंधेरा रहता होगा, या फिर हो सकता है कि किसी अंधे व्यक्ति ने बावड़ी बनवाई होगी, क्या उसके बेस पे पड़ा है। लेकिन वो सभी चीज़ें जो है वो तो अपनी गुत्थी के अंदर आज भी उलझे हुए हैं। पर दोस्तों, इस बावड़ी के अंदर जाने के जो पुराने रास्ते हुआ करते थे जिनको सरकार ने बंद कर दिया है, जो हमें ऊपर से दिखाई पड़ रहे थे, वो ये स्टेप्स बने हुए हैं जिसमें साफ तौर पर आज हमें चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। पूरी रिनोवेटेड है और परमार राजाओं के समय की वास्तुकला को आज साफ तौर पर हम देख सकते हैं। विश्राम करने के लिए बहुत सारे पॉइंट बनाए गए हैं। ये पिलर की चौड़ाई देखेंगे आप भाई, तकरीबन 6 फीट इसका बेस बनाया गया है, यानी कि इतने हैवी ऊपर वाले लोड को मैनेज करने के लिए बिना लेंटर के बनाई गई आर्चेस वाली तकनीक। ये देखिए दोस्तों, दूसरा रास्ता इस बावड़ी में जाने का, जिसको भी आज सुचारू रूप से बंद किया गया है। ना जाने कितने राज और कितने राजाओं को इस बावड़ी ने अपने शासनकाल में पानी पिलाया है, कितने राहगीरों की प्यास बुझाई है, तो कितने लोगों को आश्रय दिया है इस स्थान में। तो ये बावड़ी अंधेरे की वजह से अंधेरी बावड़ी है या इसके पीछे की कहानी कुछ और बनती है, वो आज रहस्य की गुत्थी है। अब चलते हैं दोस्तों किसी नए भाग को देखने।